तमाम डिपार्टमेंट्स की उन्होंने लिस्ट दी है जिसने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो क्या ये 2-4 माह में इम्कान हो सकता है कि ये हो जाए कि ये बस टल जाएगा फिर? बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं वही बात दोहराऊंगा कि आईएमएफ जिन ताकतों के जेर असर है, जिनके उनके पास अक्सरियती हिस्से हैं, मेजोरिटी शेयर्स हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मीशत खुद इंहिसारी की तरफ जाए या आवाम में एतबार पैदा हो, क्योंकि उनको जो मकासद हैं और जो पाकिस्तान से इमदाद चाहते हैं न्यू ग्रेट गेम के तहत, जिसमें अल्टीमेटली उसका हदफ हम खुद भी होंगे, उस वक्त उनकी उनका इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान की मीशत डूबे ना, यानी मतलब ये कि डिफॉल्ट में ना जाए, जिसको वजीर आज़म साहब कहते हैं कि हम खतरा से निकल आए। उनका मतलब ये है कि हम डिफॉल्ट करने से निकल आए हैं, मगर खतरात मेरे हिसाब से मजीद बड़े हैं। और आईएमएफ की पॉलिसियाँ, आईएमएफ के इकदाम जो हम जिसमें हमारी हुकूमत का ताउन शामिल है, वो बदस्तूर इस ज़िम्न में है कि मीशत लड़खड़ाती हुई रहे। आखिरकार खुद 2027 के बाद हम खुद जो है वो आईएमएफ के पास जाएं और इस बात को वो यकीनी बनाते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कर्जे बढ़ते रहें, तालीम, सेहत और जो है वो उसकी हालत ख़राब रहे। ये मकासद मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूँ कि क्यों है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें $10 मिलियन दे के हमने वजीर ख़जाना ने रिपोर्ट बनवा ली। ठीक है, रिपोर्ट आ गई, मगर वजीर ख़जाना ने एक ऐसे वक्त जबकि कौम का एतमाद उरूज पर था, हमारी अफवाज ने शिकस्त फाश दी थी, हमारा दुनिया में वक़ार बुलंद हुआ था, अचानक ये कह दिया, और पाकिस्तान में मीडिया भी खामोश है, पार्लियामेंट भी, कि आईएमएफ की रिपोर्ट पार्लियामेंट और हुकूमत पर चार्जशीट है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आईएमएफ के पास ये इख्तियार है कि वो हुकूमत को चार्जशीट करे? वो अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। पार्लियामेंट को चार्जशीट करना एक इतना बड़ा इदारा है, वो क्यों खामोश है, मुझे समझ नहीं आया। तो लेकिन ये बात जब उन्होंने कह दी कि चार्जशीट है, उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया कि जो उनका एक्शन प्लान है, जो उनकी मदद से बनाया जा रहा है, उसके बाद 2029 तक हमारी मीशत की शरह नमू 4% सालाना रहेगी। जबकि उड़ान पाकिस्तान में तो उन्होंने कहा था कि जी हम 2028 तक 6% पे ले जाएंगे। अब ये उन्होंने ऐलान कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि उसमें SIFC की उनको सपोर्ट है कि हुकूमत पाकिस्तान भी उससे एग्री करती है। उन्होंने 4% कह दिया, IMF को बता दिया। ये भी बता दिया कि IMF के साथ जो मामला तय हुए हैं उसमें टैक्स और GDP का तनासुब 2027 तक 13.5% रहेगा। तो 13.5% रहने का मतलब ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो फरमाया था कि FBR 15,000 अरब रुपया सालाना इस्तेदाद से कम वसूल कर रहा है, वो वसूल करने का उनका कोई इरादा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4% की ग्रोथ रेट देंगे, जिसको गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि वो 25 करोड़ की आबादी को सहारा नहीं दे सकते। और तो इसका मतलब बेरोजगारी भी जो है वो 7% से ज्यादा है, 7.5% रहेगी। 44% जो गुर्बत है वो भी रहेगी, क्योंकि आपके पास तो फंड्स ही नहीं है 13.5% पर लाने पर। तो वो तो हम कहा करते थे, बल्कि पहले बात होती थी कि 18 से 20% होगा, वो भी फॉर्मल इकोनॉमी के बगैर। वो उस फॉर्मल इकोनॉमी को जब आप इनफॉर्मल इकोनॉमी को यहाँ लाएंगे तो फिर वो तो आपका जो है कोई 25,000 अरब रुपया साल की कमी आती है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि एक तरफ तो वो ये कहते हैं, दूसरी तरफ मैं हैरान हुआ कि अब वो ये कहते हैं कि जी ये जो 4% अभी जो हमारी शरह नमू तो ये हासिल करने की बात हो रही है, मगर मैं जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है वो जब मैं पढ़ा तो मैं तो मेरी रूह काम गई। ये चाहते क्या है? गवर्नर स्टेट बैंक ये कहते हैं, अभी 26 नवंबर को कहा था, आपके प्रोग्राम में भी बात हुई थी, कि हम 4% की शरह नमू से 25 करोड़ को सहारा नहीं दे सकते। तो उन्होंने वजीर खजाना तो कह दिया नहीं जी हम तो 29 तक वही करेंगे 4%, वो 6% नहीं करेंगे। लेकिन पॉलिसी अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें तो गवर्नर स्टेट बैंक बैठे हुए थे। मैं आपको जुमला बताना चाहता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट में ये लिखा है कि हमारी जो अफरादी ज़र की जो मौजूदा हालत है उस और जो इस्तेकाम है उसमें, और जो मीशत की शरह नमू के अहदाफ हैं, वो हासिल करने के लिए हमारे शरह सूद में कमी की गुंजाइश है। ये बात बिल्कुल गलत है, कोई गुंजाइश नहीं है। इस डिस्काउंट रेट के साथ और उन आदाद शुमार के साथ जो आप टैक्सों की, कौमी बचतों की, सर्कुलर डेट की, शाहाना अखराजात की, कर्जों की अदायगी की और तालीम और सेहत के बजट की रखना चाहते हैं, उसमें कतई कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो ये कैसे कहते हैं? गवर्नर तो कहते हैं 4% में कुछ नहीं होगा, और ये कहते हैं कि जनाब हम सहारा दे सकते हैं।
तो ये तो स्टेटमेंट 4% तो ये क्लेम होता है, ये एडीबी की भी, वो भी 3% से कम, और पिछले 4 साल की एवरेज 2-2.5% से ज़्यादा जो है ग्रोथ नहीं हो पाती। ये तो क्लेम्स हैं। मैं इन चीज़ों पे आना चाह रहा था, पॉलिसी रेट के ऊपर भी बात करूँगा कि पहले जब बहुत कम थी इन्फ्लेशन तो उस वक्त बढ़ाई ही नहीं है, अभी 0.5% इस पर मैं चाहूँगा। मगर मैं क्विकली उससे पहले चाह रहा हूँ, आपने अभी इनफॉर्मल इकोनॉमी का जिक्र कर दिया कि पाकिस्तान जो है हमारे यहाँ क्रिप्टो की रेस में हम बहुत ज़्यादा बाकी सारी दुनिया से ज़्यादा स्पीड से आगे जा रहे हैं। अभी मेरे सामने खबर पड़ी हुई है कि हमने जुमे के रोज़ जो है बाइनेंस और HTX, दो जो कंपनी बड़ी ग्लोबल प्लेयर्स हैं, उनको यहाँ लोकल जो है ना सब्सिडरी और ब्रांचें खोलने की इजाज़त दे दी है, और उनको लाइसेंसेस भी दिए जा रहे हैं, और भी कुछ चल रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि $2 अरब की ये टोकनाइजेशन जो है ना वो भी उसके लिए अलाउ की जा रही है। पूछना मैं ये चाहता हूँ कि बाकी दुनिया बड़ी मोहतात, चीन तो बहुत ज़्यादा मोहतात है। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप का क्योंकि फैमिली का इंटरेस्ट है तो उन्होंने ये बाइनेंस वाले जो शख्स हैं जाओ साहब, इनको आगे पार्डन भी दिया, और हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम थे। तो ये जो हम बहुत स्पीड में इसके अंदर जा रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स भी कल परसों खबर छपी हुई थी कि वो भी डरे हुए हैं कि ये किस तरफ जा रहे हैं, इसके मतलब खदशात हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? भाई साहब, बात ये है कि ये एक न्यू ग्रेड गेम के मकासद में शामिल है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क है अब जो क्रिप्टो करेंसी में इस तेज रफ्तारी के साथ जा रहा है। फखरिया बताते हैं, लेकिन क्या ये रिकॉर्ड पर नहीं है कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने खुद हमारे हुक्काम से इस सिलसिले में बात की थी, उनका भी इंटरेस्ट है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया में जिस तरह फैल रही है हम उसको रोक नहीं सकते, मगर क्या पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उसके लिए तैयार हैं? क्या पाकिस्तान की मईशत तैयार है? एक ऐसा मुल्क जहाँ के 70,000 अरब रुपए का काला धन है, जहाँ पर के सरमाए का फरार हो रहा है और सरमाए के फरार के कानूनी तरीके मौजूद हैं। रेगुलेटर्स जो हैं जिनका काम कंट्रोल करना होता है वो गठजोड़ कर चुके हैं ताकतवर तबकों से, और रेगुलेटर्स जो हैं जो हमारी फ्री मार्केट इकनॉमी है उसमें रेगुलेटर्स नाकाम रहे हैं क्योंकि वो गठजोड़ हो चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी भी उसमें शामिल है, SEC भी उसमें शामिल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत एहतियात की जरूरत थी। मैं ये नहीं कहता उसको आप रोक सकते हैं, रोकना नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ आर्गुमेंट ये दिया जाता है, ये कल परसों ये पिछले हफ्ते फिगर दिया गया कि $250 बिलियन की पाकिस्तान के लोग जो हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो में। बहुत बड़ी रकम है ये, मतलब ऑलमोस्ट 60% आपके GDP के बराबर रकम आ जाती है, और इसका कोई डिनाइल नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं जब हो ही रहा है, पहले ही ये काला धन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो फिर इसको रेगुलेट करके कोई इसका फ़ायदा उठा लें। ये है इस आर्गुमेंट में जान? ये आग से खेलना है। पहली बात ये है, अगर आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल को एनकरेज कर रहे हैं, क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क हो जहां पर के लूटी हुई दौलत को एक पैसा कौमी खजाने में जमा कराए बगैर पाकिस्तान से बाहर बड़े पैमाने पर भेजना मुमकिन है? आपने वो रास्ते पहले तो खुले रखे, हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने, पार्लियामेंट ने, उन सब ने मिलकर ये किया, और वो करने के बाद कहते हैं जनाब अब तो ये हो गया। तो कल को तो आप ये कहेंगे कि जब स्मगलिंग हो ही रही है तो फिर सरहदों पे चलने देते हैं। मेरा कहना ये आग से ना खेलें। जो इस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स हैं कि मईशत को अगर आपने तरक्की देनी है, आपको मुल्की सरमायाकारी बढ़ानी है, कौमी बचतें बढ़ानी है, टैक्सों की वसूली जो है बढ़ानी है, और सरमाए का फरार को रोकना है, स्मगलिंग को रोकना है। आप उन चीज़ों को पहले तो एनकरेज करते हैं। 70,000 अरब रुपए की जो है आपके पास ब्लैक इकनॉमी है, फिर आप इनकम 111.4 लेके आते हैं। ये मुशर्रफ साहब लेके आए थे कि जनाब बड़े पैमाने पर सरमायाकार फरार कर लें। मैं आपको रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को एक मुकदमे में बताया गया था कि 1 साल में पाकिस्तान से $15 अरब सिर्फ बैंकों के जरिए गए हैं।